हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 8 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। तो एक्सप्लेन पेज पे देखो, एक तो फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा वो है कास्ट ऑन यूएस कैंपसेस। यूएसए में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी तरफ से कुछ प्रोविज़न किए हैं कि अब वो जो कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी उनमें कास्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेंगी। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम जो कि टिपिकली कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है साउथ एशिया से, हमारे वाले रीजन से एसोसिएटेड है। अब उस कास्ट वाले जो प्रोविज़न को अगर यूज़ किया जाता है यूएसए के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसको लेकर के क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या फेवर दिए जा रहे हैं, जानेंगे इस मुद्दे को। दूसरा, कर्नाटका में जो स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म को लेकर के जो एक पूरा मुद्दा चल रहा है, उसी में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी कोड डिक्लेयर किया गया है या जो स्टेटमेंट या ऑर्डर्स डिक्लेयर किए गए हैं, वो अब जानेंगे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं। फिर तीसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू कि आईबी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके पास में क्या पावर्स हैं जिससे कि वो टीवी पर या कोई दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट अगर शेयर होता है तो उसको रेगुलेट कर पाती है या नहीं, और कर पाने के लिए कौन से एक्ट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं आईबी मिनिस्ट्री को। तो 3 आर्टिकल्स है, तीनों को पहले देखते हैं, फिर बाद में बची हुई न्यूज़ है उन पे नज़र डालेंगे। देखो, फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू कास्ट ऑन यूएस कैंपसेस। देखो, बहुत सी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने एक प्रोविज़न करने की बात की है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क तैयार करना। मतलब जिस भेदभाव की वजह से हमारे यहाँ पर, अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करें या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखें, जहाँ पर कास्ट का नाम लेकर के जो लोअर कास्ट होती है उनके साथ में जो एट्रोसिटीज़ होती हैं या फिर जिनको हमारे पास्ट में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सोशल मिसबिहेवियर का सामना करना पड़ा है, उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए वहाँ पर अमेरिका में भी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वहाँ की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग कॉलेजेस हैं, उन्होंने बोला है कि कास्ट है, हम उसको अब हमारे यहाँ पर कैंपसेस में भी यूज़ करेंगे कास्ट वाले प्रोविज़न को। तो ये देखो, पहले ये कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कास्ट के जो टैग होता है, जैसे हम कास्ट फिल करते हैं ना कि भाई क्या कास्ट है आपकी, तो फॉर्म फिलिंग हो या फिर वहाँ पर कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये अब क्यों हाईलाइट हुआ, इसके पीछे वजह है कि वहाँ की जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है उसने अनाउंस किया है कि कास्ट को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तौर पे इंसर्ट किया जाएगा, जिससे कि डिस्क्रिमिनेटरी कोई भी एक्टिविटी अगर होती है कैंपस में तो उनको रोका जा सके। अब इसमें क्या है, जो हिंदू राइट विंग है उन्होंने बैकलैश किया है, दैट मीन्स बैकफायर किया है कि आप जो मुद्दा साउथ एशिया से एसोसिएटेड है, आप उस मुद्दे को यूएसए में क्यों इस तरीके से यूज कर रहे हो, जबकि ये तो फिनोमेना ही साउथ एशियन कंट्रीज से एसोसिएटेड है। अब अमेरिका में देखें तो डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होता है। अमेरिका में एक तो रिलीजन का नाम ले सकते हो और दूसरा रेस के नाम पे वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहां पर जो हिंदू राइट विंग है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, हिंदू वहाँ पर मतलब अमेरिकन हिंदू एक फेडरेशन है, उन्होंने अपनी तरफ से पिटीशन डाली है या फिर अपनी तरफ से आवाज़ रेज़ की है, और कुछ टीचर्स हैं उन्होंने भी अपनी बात रेज़ किया, कुछ स्टूडेंट्स ने भी, कि भाई इस तरीके से साउथ एशिया का जो प्रोविज़न है, जो डिस्टिंक्टिव फीचर है एक तरीके का, जो कि कास्ट पे नाम, अगर जाति का नाम लेना तो आप इंडिया स्पेसिफिक या फिर साउथ एशिया स्पेसिफिक ही होता है। हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में या फिर हिंदूज़ में हमारे यहाँ पर जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो बोलो उन चीज़ों को आप यहाँ पर क्यों लेकर के आ रहे हो। ऐसे में पिछले 2 सालों में कोलबी कॉलेज इन मेने, इसी तरीके से ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी इन मैसाचुसेट, इसी तरीके से आईवी लीग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये सेफ गार्ड अडॉप्ट किया हुआ है। तो ऐसे में ये जो पुशबैक है इसके पीछे क्यों, मतलब क्या कारण है, मतलब क्यों, मतलब इस तरीके की प्रोविज़न को रोकने की कोशिशें की जा रही है। तो रोकने के एफर्ट किए जा रहे हैं। अमेरिकन हिंदू राइट एडवोकेसी, हिंदू राइट्स के लिए अभी काम किया जा रहा है, जिसमें मेन लीड कौन प्ले कर रहा है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन।
उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि कास्ट बेस्ड जो आप एंट्रीज की बात कर रहे हो, कास्ट को एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेमवर्क में ऐड करना चाह रहे हो, बोलो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अलग अलग बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो और कास्ट का अगर प्रोविज़न आप ऐड करना चाहते हो अगर एजुकेशन कैंपसेस में, तो बोलो वो चीज़ तो साउथ एशिया से एसोसिएटेड है। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है और यही मेन आर्ग्यूमेंट है। इसके अलावा ये जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, इसका रिलेशन जो है इसमें मेन जो लीडर है उनका नाम है यहाँ पर मिहिर मेघानी। ठीक है, वो विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका उसके साथ में भी इन्वॉल्व है, उनके द्वारा अपनी तरफ से ये बात कही गई। इसके पहले सिस्को सिस्टम आईएनसी, ये एक वहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी है, उसने भी इसी तरीके से अपना काम किया था कि भाई कास्ट को हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली कंसिडर करेंगे, कारण कि अमेरिका में आने के बाद में भी, यूएसए में आने के बाद में भी जो अपर कास्ट के लोग हैं साउथ एशिया से जो बिलोंग करते हैं, वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करते हैं, जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रेवलेंट रहती है या साउथ एशिया में प्रेवलेंट रहती है। तो इस तरीके से जो सिस्को कंपनी थी उसने भी अपनी तरफ से इसी तरीके के एफर्ट्स लगाए थे कि कास्ट के प्रोविज़न के बेसिस पे ये हम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकेंगे। तो इस तरीके का बात हो गई। इसके अलावा अगर देखें तो जो क्रिटिसिज्म है वो तो हमने देख ही लिया कि क्यों रोका जा रहा है, कि भाई ये तो इंडियन ओरिजिन या फिर आप कह सकते हो कि मिसगाइडेड ओवर रीच कंसिडर की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, कुछ फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा, इंडियन ओरिजिन की फैकल्टीज़, फॉर एग्जांपल प्रवीण सिन्हा और सुनील कुमार। ठीक है, इनका इस तरफ से जैसे प्रवीण सिन्हा की बात करें तो ये बेसिकली प्रोफेसर अकाउंटेंसी के सीएसयू कैलिफोर्नियन स्टेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है, लॉन्ग बीच में, वहाँ पे पढ़ाते हैं ये अकाउंटेंसी। तो इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल ही सोचा समझा हुआ कदम नहीं है और कास्ट जैसी जो चीज़ें हैं उनको अमेरिका में लेकर के आने की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरी तरफ जो फेवर है उनका ये कहना है, फेवर जो कहते हैं, फेवर जो कर रहे हैं इस फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करने वाले, उनका ये कहना है कि कास्ट के नाम पर अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोग्राम है, ये जो कास्ट का जो प्रोविज़न है, इसको पुश कौन कर रहा है, कौन इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, इसमें एक कॉल्बी कॉलेज की स्टूडेंट्स की एक लॉबी है। ठीक है, उस लॉबी में पर्टिकुलरली स्टडी की गई, दो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो कि साउथ एशियन मुस्लिम्स और क्रिश्चियन सोसाइटी में कास्ट की कितनी प्रेवलेंस है इंडिया में या फिर आप कह सकते हो साउथ एशिया में, उसके बारे में ये स्टडी कर रहे हैं। उनका नाम है सोंजा थॉमस और डेविड स्ट्रोली। ये नाम अपने काम के नहीं है, बस आप समझो कि इन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि वाकई में कास्ट के चलते डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर देखने को मिलता है, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीएसयू में एक स्टूडेंट गया पढ़ने के लिए नेपाल से। ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम है प्रेम पेरियार, 38 ईयर्स का स्टूडेंट है, 38 साल की उम्र है। ठीक है उसकी, तो वो बंदा जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहा है और उसने अपनी कंप्लेन भी रजिस्टर कराई कि नेपाल के जो अपर कास्ट के जो लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बोले मेरे साथ में बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं जैसा कि मेरे देश में किया करते हैं। तो बोले इस तरीके से हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये है अपने आप में एक पुश। अब देखो बात ऐसी है, फिलहाल तो कैलिफोर्नियन स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो एसोसिएशन है उनके द्वारा ये पुश किया गया है कि हाँ जी ये होना चाहिए। अब ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, आउटकम क्या होगा वो टाइम बताएगा। फिलहाल ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि कास्ट के नाम पर यूएसए में भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ता जो यहाँ से साउथ एशिया से चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या आगे आउटकम होता है। फिलहाल कास्ट का जो मुद्दा है वहां पर कैसे हाईलाइट हुआ वो हमने देख लिया, आगे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल है, देखो कर्नाटका में जो सरकार के द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं कपड़ों को लेकर के, उसमें देखो ये मुद्दा हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसी को एक्सटेंड करते हुए आप ऐड कर दो कि सरकार ने भी अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिए हैं कि मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स जो कि हैंड स्कार्फ, दैट मीन्स हिजाब पहन करके अगर क्लासेस अटेंड करने आती हैं तो वो बोले एक यूनिफॉर्म में जो इक्वालिटी प्रमोट होने वाली बात होती है उसके अलग चले जाता है। दूसरा, अगर यहाँ पर हिजाब को इस तरीके से रोका जाता है तो इसमें आप जो एक रिलीजियस प्रैक्टिस का जो पार्ट है हिजाब पहनना, बोलो उससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कोई वायलेशन नहीं होता, क्योंकि ये बोले मतलब इस तरीके से बोला गया है कि आप स्टूडेंट अगर अटेंड करते हैं क्लास को तो वहाँ पर ये देखा जाए कि कम्युनिटी एज ए होल, ठीक है, मतलब ज़्यादा से एक इंडिविजुअल अपने खुद के फंडामेंटल राइट्स को अगर छोड़े और कम्युनिटी के बारे में सोचे
तो बोलो वहां पर कम्युनिटी एज अ होल, पूरी क्लासरूम में अगर एक जैसी ड्रेस पहन करके बच्चे बैठेंगे एक जैसे गेटअप में, तो बोलो वहां पर ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आएगी। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखो कर्नाटका में प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन से संबंधित अभी वहां पर ये स्टेटमेंट दिए गए हैं कि प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जो भी जाए वो हिजाब पहन करके वहां पर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नए ऑर्डर्स हैं वो लोकल कॉलेज डेवलपमेंट इनसे संबंधित है। और इसके लिए देखो कर्नाटका में एजुकेशन एक्ट 1983 है, उसमें सेक्शन 7(2) क्लॉज जी सब क्लॉज वी ये अवेलेबल है, जिसमें क्या स्टेटमेंट है सीधा सा कि इक्वालिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल और कॉलेज काउंसिल्स पर है, और उसके लिए वो जो है अपने हिसाब से नोटिस डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें ये कहें कि हाँ जी, जो भी कस्टम्स हैं, जो भी रिलीजियस आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो आप एजुकेशनल सिस्टम में आकर के परफॉर्म ना करें। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते हुए अगर एजुकेशन सिस्टम में एंटर होता है या क्लासरूम में एंटर होता है, तो बोलो वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी नहीं ला जा पाएगी। तो इसलिए हिजाब को अगर रोका गया है तो ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये वाले सेक्शन में दिए हुए हैं। इसके आगे अगर देखो तो ये जो सेक्शन 7 क्लॉज 2 सब क्लॉज जी की बात करें, तो इस एक्ट के बेसिस पे एक फॉर्मूला गिवन है, उसमें ये दिया हुआ है कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्कूल ड्रेस के लिए कोई भी अपनी तरफ से कैरिकुला या फिर गाइडलाइंस है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविज़न रखा गया है कि मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से ये काम कर सकता है। ये प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेज कैंपसेस है वहाँ पर इस तरीके से काम किए जा सकते हैं। अब देखो क्लॉज 7 इसका जो क्लॉज 7 है ना, उसका सब क्लॉज 2 उसका सब क्लॉज जी, इसमें ये देखा जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनका तो कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर क्लॉज में दिया हुआ है। तो वही चीज़ है कि भाई कम्युनिटी के लिए ज़्यादा सोचा जा रहा है यहाँ पर इंडिविजुअल राइट के कंपैरिजन में। अब देखो हमने ऑलरेडी केरला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके वर्डिक्ट्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के जो प्रीवियस वर्डिक्ट्स हैं हिजाब को लेकर के कि हाँ जी वो स्कूल और कॉलेज में पहन करके अगर लड़कियां जाती हैं तो उनको कैसे किया जाए, तो अगर उनको हिजाब पहनने से मना किया जाए तो बोलो उनका आर्टिकल 25 के अंडर में जो राइट टू रिलीजन है उसका वायलेशन नहीं है। ठीक है, और केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है 4 दिसंबर 2018 का, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया था। केस का नाम है आशा रंजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2017 का ये केस है जिसमें ये वर्डिक्ट आया कि एक इंडिविजुअल का जो राइट है या इंटरेस्ट है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमें पब्लिक के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या आ गया कि कुछ लड़कियां अगर हिजाब पहन करके स्कूल में एंटर होती हैं या कॉलेज में एंटर होती हैं, अगर उनको ये कह के रोका जाए कि बाकी जो क्लासमेट्स हैं आपके वो नॉर्मल ड्रेसेस में आ रहे हैं, तो ये चीज यहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट असर्ट कर रही है अपनी तरफ से कि क्लासरूम के बारे में सोचो ना कि उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचो। ये हो गया इसका मतलब। अब देखो बात ऐसी है कि आगे क्या सिनेरियो निकल के आता है। कर्नाटका हाईकोर्ट में ये मुद्दा डेफिनेटली पहुंच गया होगा अब तक, वहां पर देखते हैं कि क्या आउटकम, अब नया ओपिनियन क्या निकल के आता है कोर्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के पास में क्या क्या पावर्स हैं कि वो टीवी पर कोई भी कंटेंट अगर शो किया जाता है तो उसको कहाँ तक वो लगाम लगा सकती है, या जो दूसरे जो विजुअल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो डेटा शेयर किया जाता है या जो भी वीडियोस या कुछ भी शेयर किया जाता है तो उसको कैसे वो अपने हिसाब से लगाम लगा सकती है। तो ऐसे में जनवरी 31 की बात है जब आईबी मिनिस्ट्री ने, ठीक है, मीडिया वन करके एक मलयालम लैंग्वेज में चैनल चलता है, उसको इन्फॉर्म किया कि भाई आपके जो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस हैं उसको हमने कैंसिल कर दिया है। और कारण क्या बताया कि होम मिनिस्ट्री से आपने प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ली। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईबी है वो तो देखो ये ऑर्डर डिक्लेयर कर रहा है, और कारण बताया जा रहा है होम मिनिस्ट्री से कि भाई आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लिया आपके चैनल ने, इसलिए आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के ये जो मीडिया वन चैनल है ना, इसको कौन रन कराता है, जमात इस्लामी करके एक वहाँ पर ग्रुप है वो मतलब वहाँ के
मेन इसका मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप है जिसके बेसिस पे ये चैनल चल रहा है। केरला हाई कोर्ट को अप्रोच किया। केरला हाई कोर्ट ने इस मिनिस्ट्री के जो ऑर्डर को वहाँ पर स्टे लगा दिया और कह दिया कि आप अपने रेगुलर बेसिस पे जो भी आप फंक्शन करते हो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मुद्दा ये आ जाता है कि आईबी मिनिस्ट्री के पास में क्या क्या पावर्स हैं जिनके बेसिस पे इस तरीके के एक्शन वो ले सकती है। देखो पिछले साल तक की अगर बात करें तो आईबी मिनिस्ट्री के पास में टीवी चैनल्स को, न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, मूवीज़ को या फिर कोई भी ऐसे सीरियल जो कि टीवी या रेडियो पे अगर शो किए जा रहे हैं उनको तो देखो वो रेगुलेट कर सकते थे, छोड़ करके इंटरनेट पे जो कंटेंट थे उनको। पर 25 फरवरी 2021 जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आईटी रूल्स 2021 आए हैं, तब से ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट पे जो भी कंटेंट शो किया जाता है वो भी अब आईबी मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया है। जैसे नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो या फिर हॉटस्टार पे कोई भी कंटेंट अगर शो किया जाए, तो ऐसे में एम्पावरमेंट अच्छी खासी हो गई आईबी मिनिस्ट्री की। अब देखो बात ऐसी है कि ये जो पावर है ये मतलब किस किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे मूवीज़ की अगर हम बात करें तो मूवीज़ में तो क्या होता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो मूवी को अच्छे से चेक करता है। उसमें मूवीज़ को थिएटर में शो होने से पहले उसको रेटिंग दी जाती है कि भाई वो एडल्ट के लिए है या यूनिवर्सल है, 13+ के लिए है, वो क्लासिफिकेशन दिया जाता है जिससे आइडिया लग जाए कि किस तरीके की ऑडियंस के लिए वो मूवी सूटेबल है। ठीक है, अब इसके बाद में जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद में वो मूवी शो करनी शुरू हो जाती है थिएटर्स में या फिर जो भी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है उन पे सब पे। पर मुद्दा यह है कि किसी मूवी को या किसी भी सीरियल को अगर सेंसर करना हो, दैट मीन्स परमानेंटली बैन करना हो, यह डिसीजन सीबीएफसी का नहीं होता है। यह डिसीजन एक प्रोसीजर के बाद में लिया जाता है। वो कैसे है कि मान लो कोई टीवी चैनल है जो कि गवर्नमेंट के नज़रों में है या फिर गवर्नमेंट ने उस पर नज़र डाली कि हाँ जी इसमें कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो उस केस में 3 टियर स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी है जो ये आईटी रूल्स थे उसी में, जिसमें पहला तो ये था कि अगर व्यूवर्स को कोई भी कंसर्न है, वो जो वीडियो शो किया जा रहा है उस टीवी पे उसको लेकर के जो व्यूवर्स हैं, वॉच करने वाले जो इंडिविजुअल्स, उनको कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो रिड्रेसल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। और वो रिड्रेसल स्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया, सबसे पहले उस चैनल को ही अप्रोच करो कि भाई आपने जो कंटेंट शेयर किया ना ये हमारी कम्युनिटी के लिए या हमारे लिए ठीक नहीं है, इस कंटेंट को आप रिमूव करो। अब उस चैनल के द्वारा अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो फिर बाद में वो व्यूअर है वो कहाँ अप्रोच कर सकता है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द इंडस्ट्री। दैट मीन्स कि मान लो मूवी से संबंधित वो कंटेंट था या मान लो कि न्यूज से संबंधित, न्यूज चैनल से संबंधित वो कंटेंट था, तो न्यूज चैनल की एक पूरी सोसाइटी होता है, पूरा ग्रुप होता है, तो उन्हीं के द्वारा एक रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई हुई होगी। उस रेगुलेटरी बॉडी को अप्रोच करके और वो बोल सकते हैं कि जी आप जो है इस कंटेंट को ठीक कराओ। अब मान लो वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी उस व्यूवर के हिसाब से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देती है तो फिर वो फाइनली ये जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसको अप्रोच करेगी। फिर आईबी जो है वो शो कॉज मतलब कारण दिखाओ नोटिस है वो चैनल को भेजेगी और जैसे कारण दिखाओ नोटिस उसके पास गया फिर उसके बाद में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो फिर देखेगी कि मुद्दा क्या है और उस मुद्दे में जो चैनल इन क्वेश्चन है उसका कंटेंट हटाना चाहिए, चैनल के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के प्रोविजन यहाँ पर किए हुए हैं। इसके आगे अगर देखें तो मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से पास्ट में ऑर्डर्स भी इशू किए हैं। फॉर एग्जांपल एनडीटीवी ने पठानकोट जो टेरर अटैक था उसकी रिपोर्टिंग की थी, ठीक है ना। तब उस टाइम पर आईबी मिनिस्ट्री ने 48 घंटे मतलब एक दिन के लिए एनडीटीवी को बैन किया था, ठीक है। आपको अगर ध्यान हो तो 2016 में 2015 एंड में दिसंबर के लगभग ये अटैक हुआ था पठान, हाँ मतलब उसी टाइम था, 2016 का टाइम था, सॉरी 2015 में तो उरी हुआ था, ठीक है। तो इस केस में फिर बाद में पठानकोट टेरर अटैक जब किया गया ना उसके बाद में, नहीं पहले पठानकोट हो गया था फिर उरी हुआ था, राइट। तो उसके बाद में फिर इस टेरर अटैक को रोकने की बात की गई, राइट, ठीक। मतलब एनडीटीवी ने शो कर दिया उस पठानकोट टेरर अटैक को, तो इस केस में उसको अब वही बात है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। और जबकि आपको पता है टेररिज्म का मुद्दा जब भी आता है तो उसमें मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा होता है
कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है और टेरर एक्टिविटी की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई है ना, और उस चीज़ को अगर टीवी मीडिया वाले शो करते हैं तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो चाहते ही है ना दहशत फैले, टेरराइज करे लोगों को, तो उस चीज़ को रोकने की बात की गई थी उस टाइम पे। तो ऐसे में एनडीटीवी को भी बैन देखना पड़ा, बैन का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, वो मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, जो कि अलग अलग चैनल्स को ट्रैक करती है कि कोई भी अगर गाइडलाइंस को वायलेट करे तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके। साथ में जो केबल टीवी नेटवर्क रूल 1994 है, उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि किसी भी चैनल पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई भी चैनल कुछ गड़बड़ चीज़ तो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें दो तरीके से देखो लाइसेंस सीज किए जा सकते हैं। अगर किसी भी चैनल के, या आप कह सकते हो किसी भी ब्रॉडकास्टर का अगर लाइसेंस कैंसिल करना हो तो दो तरीके से। एक तो अपलिंकिंग, अपलिंकिंग का मतलब कि जहां से कंटेंट तैयार किया जा रहा है उससे सैटेलाइट को डेटा भेजना, इसको बोलते हैं अपलिंक। और सैटेलाइट से फिर बाद में वो डेटा चारों तरफ पूरी दुनिया में फैलना, उसको बोलते हैं डाउनलिंकिंग। तो अपलिंकिंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, या डाउनलिंकिंग लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है, या फिर दोनों कैंसिल किए जा सकते हैं। तो मीडिया वन की अगर बात करें ना, तो ये दोनों लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए थे, अपलिंक का भी और डाउनलिंक का भी। अगर यही मुद्दा अगर यहां पर प्रिंट मीडिया से संबंधित होता ना, तो यहां पर किसकी रिकमेंडेशंस जरूरी हो जाती? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। ठीक है, आईटी रूल्स की अगर बात करें तो उन्होंने आईबी मिनिस्ट्री को अब वेबसाइट्स को भी अब आईबी मिनिस्ट्री के अंडर में ला दिया है, क्योंकि सीधी सी बात है, वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट अगर शेयर करे, फॉर एग्जांपल मैं ही अगर अपना ओपिनियन दूं, तो उस ओपिनियन को एनालाइज करे कि भाई इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट, हमारी पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, उसके खिलाफ में अगर मैं कुछ बोलता हूं तो डेफिनेटली मेरे ऊपर लगाम लगाई जाएगी। तो वो जो प्रोविजन है, आजकल क्या है आपको पता है, न्यूज़ भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आने लगी, वेबसाइट्स पे शेयर होने लग गई, तो उस केस में आईबी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा एम्पावर कर दिया इस आईटी रूल वाले प्रोविजन ने। ठीक है, अब देखो कौन से कंटेंट है वो अलाउ नहीं है। अगर वो देखें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोला हुआ है, पर साथ में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात भी की हुई है कि अगर हमारे देश की सिक्योरिटी के खिलाफ में कोई काम किया जाए, कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर की जाए जिस देश के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, उस देश के खिलाफ में कोई बातचीत अगर हमारे देश से होती है, पब्लिक ऑर्डर है उसको कहीं पे वायलेट किया जा रहा है, मोरालिटी या डिसेंसी को कहीं पे बिगाड़ा जा रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाम लगाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और इन चीज़ों को वायलेट करने वाला अगर कोई भी कंटेंट अगर शेयर किया जाता है तो उसको लगाम लगाया जाएगा। जनवरी 2021 में तांडव एक वेब सीरीज आई थी, ठीक है, अमेजॉन प्राइम पे। तो उसका जैसा ही पहला शो आया था तो उस टाइम पर आईबी मिनिस्ट्री ने कह दिया कि भाई आपके जो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को हार्म करते हैं, तो आप उसको स्ट्रक डाउन करो, वो एंटी रिलीजियस है, कास्ट सेंटिमेंट्स को हार्म करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे शो क्लियर हो जाती है। अब देखो बात ऐसी है, क्या कोई दूसरी एजेंसी भी यहाँ पर रोल प्ले करती है? जी बिल्कुल, जैसे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की हमने बात की थी, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये मीडिया वन चैनल को जो बंद किया या उसके लाइसेंस कैंसिल किए, तो उसके पीछे होम मिनिस्ट्री से जो अप्रूवल लेना था, उसी की वजह से तो लाइसेंस कैंसिल हुए ना, कि होम मिनिस्ट्री से अगर टाइम पे अप्रूवल ले लेते, सिक्योरिटी का अप्रूवल ले लेते। और यही बात आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने भी लोकसभा में कहा कि यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन के लिए होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना था। होम मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी अप्रूवल ले लेते तो चैनल को कोई सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ता। साथ में आईटी रूल्स ने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को भी अंडर कंसिडरेशन ला दिया आईबी मिनिस्ट्री के, जिसमें यूट्यूब चैनल्स भी आप देख रहे हो अभी पिछले कई दिनों में, अभी पिछले 1-1.5 महीने में 60 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया, क्योंकि वहाँ पर एंटी इंडिया जो कंटेंट था वो शेयर किया जा रहा था, वो पाकिस्तान बेस्ड चैनल थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आईटी रूल्स ने और ज़्यादा कहते हैं ना टीथ दे दी है आईबी मिनिस्ट्री को कि हाँ जी वो अपने हिसाब से कंटेंट के ऊपर क्या प्रोपोगेंडाज फैलाए जा रहे हैं, कैसे कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा जो हमें समझना था। अब एक काम कर लो, आईटी रूल्स को एक बार रिवाइज कर लो जो 2021 के आए हैं, और आईटी एक्ट भी एक बार ज़रूर देख लेना, उसका बेसिक क्या था 2000 का, फिर उसमें अमेंडमेंट आया 2008 में, फिर अभी क्या स्टेटस है, तो ये पूरा कवर कर लेना आज अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलते हैं।
अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूज़ कि देखो 3.03 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम चालू की गई है, उसके अंतर्गत डिस्कॉम्स को दिए जाएंगे। किस बेसिस पे? उनकी परफॉर्मेंस बेसिस पे। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है पावर सेगमेंट में, पावर की हम बात करें तो उसमें जितना अच्छे से रिफॉर्म जिस भी डिस्कॉम ने किया है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको ग्रांट दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस स्कीम का नाम क्या है। सबसे पहली चीज़ तो वो जो कि हमने सुबह एडिटोरियल में, कल एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS। जैसे कि नाम से पता पड़ा, रीवैम्प्ड दैट मीन्स कुछ नया किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स ग्रांट जो दिए जाएंगे वो। इसमें क्या देखा जाएगा? पावर सेक्टर पे। ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रोविजन दिया है कि भाई आप अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जो भी लॉसेज हैं, जो भी नुकसान हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी कमियां हैं, उनको आप कवर अप करो, और जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उस स्टेट की डिस्कॉम कंपनी को ग्रांट केंद्र सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। तो मेन है इसमें पावर सेक्टर में रिफॉर्म से संबंधित। अब ये जो डिस्कॉम होती है इनकी फुल फॉर्म होगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब हमारे घरों में जो पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो डिस्कॉम कंपनी से तो देती है। अब अलग अलग स्टेट, बहुत सारे हमारे जितने स्टेट्स हैं उनमें और यूटीज़ में, वहाँ पर ज़रूरत है कि हम ये जो डिस्कॉम्स में लॉसेज हैं उनको करेक्ट किया जाए। दैट मीन्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो होगा क्या इस स्कीम के अंडर में कि जो डिस्कॉम कंपनीज हैं वो अपना रिफॉर्म प्लान बनाएंगी कि हम क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं आने वाले 1 साल में, और पिछले साल की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और वो फिर अपना प्लान जब सबमिट कराया जाएगा उसके हिसाब से कि हाँ जी इस स्कीम RDSS स्कीम के हिसाब से डिस्कॉम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसके हिसाब से उनको अलोकेट कर दिया जाएगा। देखो RDSS स्कीम है ना, इसमें एक टारगेट तो ये है कि जो एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेज होते हैं ना, उन लॉसेज को अभी जितना लॉस चल रहा है उससे घटाते घटाते 12 से 15% तक लेकर के आना है। तो पहला टारगेट तो ये हो गया इस स्कीम का कि AT&C लॉसेज रिड्यूस करना है। एग्रीगेट टेक्निकल, टेक्निकल में क्या होता है, मान लो कहीं पे फॉल्ट है, कहीं पे कोई और मिस्टेक आ रही है। कॉमर्शियल लॉसेज में अकाउंटिंग की हो सकती है, चोरी की हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को करेक्ट करना। ठीक है, तो इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है ना रेवेन्यू का, वो 15 से 20%, 12 से 15% तक लेकर के आना, पहला पॉइंट। दूसरा, जो रेवेन्यू गैप आ रहा है किस किस के बीच में, एक तो एवरेज पावर सप्लाई में कितनी कॉस्टिंग आ रही है डिस्कॉम कंपनी पे, और पावर सप्लाई देने के बाद में एवरेज रेवेन्यू रियलाइज कितनी की जा रही है। मतलब एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में कितनी लागत आ रही है, और उस एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के बाद में कंज्यूमर ने कितना पे किया रेवेन्यू के तौर पे, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको कितने तक लेकर के आना, जीरो। मतलब लागत और जो कमाई है उसमें जो डिफरेंस है वो जीरो तक के लेकर आना। तो ये हो गया दूसरा टारगेट। अगर हम देखें तो ये जो RDSS स्कीम है ना, ये मोर और लेस सरकार के द्वारा 2016 में एक स्कीम चालू की गई थी जिसका नाम है उदय, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। बोला उस स्कीम से मोर और लेस मैच करती है। ऐसा ही कुछ प्रोविजन उदय में भी किया गया था। तो ऐसे में जो भी डिस्कॉम जितना अच्छा रिजल्ट देगा उसी के हिसाब से उसको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रांट मिल जाएगा। इसके आगे अगर देखें तो मेन जो टारगेट है वो कैसे भी करके डिस्कॉम्स के जो लॉसेज हैं वो रिड्यूस करने हैं। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो प्रीवियस डिस्कॉम रिफॉर्म्स जो भी उदय स्कीम के अंडर लेकर के आए गए थे वो देखो टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रहे, इसलिए उदय स्कीम को ये स्कीम रिप्लेस करेगी। ये चीज भी क्लियर हो गई। इसीलिए तो इसको रीवैम्प्ड बोला है कि उदय स्कीम में जो कमियां थी उससे लर्निंग ली, क्या कमियां रही उनको करेक्ट किया गया। और इस स्कीम में जो कमियां थी अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जो चल रही हैं। उन कमियों के बारे में हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। वहाँ पर राइटर्स ने अपनी तरफ से सजेशन दिए थे कि क्या क्या करेक्शन लानी चाहिए। मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा कि इस RDSS स्कीम में भी क्या क्या कमियां अभी भी प्रिवेल कर रही है। ठीक है, खैर आ जाओ। AT&C लॉसेस जो हैं उनको जो है फाइनेंशियल ईयर 2016 में कितने चल रहे थे, 23.7%। उनको रिड्यूस करके फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना ला पाए, केवल 20.9%, जबकि लाना था और भी कम। अब ये जो RDSS स्कीम है ये कितना टारगेट कर रही है AT&C लॉसेस को, 12 to 15%, मतलब 20.9% से भी और कम लेकर के आना।
दूसरा जो ACS, जो आप कह सकते हो ना एवरेज कॉस्ट सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू जो रियलाइज की गई, उसके बीच का जो गैप है वो 0.3 रुपीज अभी पर यूनिट के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ रहा है सरकार को, जो कि 2016 में कितना था 0.48। चलो उससे कम तो किया, पर जीरो लेकर के आना है इसे। ठीक है, तो ये यहां पर बात हो गई। देखो हमारे यहां पर रेटिंग एजेंसी काम करती है इकरा, उसके द्वारा ये कहा गया है कि डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल ईयर 2021 में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान जो है इसको टैकल करना होगा। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा तो ये कहा है कि ये जो नुकसान है ना, ये बढ़ा चढ़ा करके बताया हुआ है। ओवरऑल एस्टिमेट देखें तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा और थोड़ा कम नुकसान आएगा, क्योंकि देखो इनमें ये है कि डिस्कॉम्स तो ज़्यादा नुकसान इसलिए बताते हैं कि ग्रांट ज़्यादा मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये ज़्यादा दिखाते हैं और जबकि इनका लॉस कम है, इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पैसा देना पड़ेगा। तो अब देखने वाली बात है कि RDSS स्कीम कितना क्या परफॉर्म करती है, क्या अपनी तरफ से आउटकम देती है। ठीक है, तो स्कीम क्या थी वो देख लिया, टारगेट क्या थे वो देख लिए। ठीक है, और अगर जानना है तो इस RDSS स्कीम को UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ लेना। ठीक है जी, इसके आगे देखें। एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि कहीं आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प कर दे। देखो कोविड का इम्पैक्ट MSME में ये रहा कि लगभग जितनी नंबर्स ऑफ MSME इंडिया में थी ना, उनमें से लगभग 67% MSMEs टेम्पररीली बंद हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात कर रहे हैं हम। और इसी टाइम में अगर देखें तो लगभग जितनी भी MSMEs थी उनकी रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला 25% का। मतलब पहले 100 रुपए अगर MSME कमा रही थी तो 75 रुपए से संतुष्टि करनी पड़ रही है। तो ये बात यहाँ पर सिडबी, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे किया गया 1029 MSMEs पे, तो ये आउटकम मिल रहा है। ठीक है, वैसे MSMEs को सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ECLGS एक स्कीम चला रखी है जिसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, उनको 100% गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि आप पैसा दो, MSMEs को लोन दो, और अगर वो पैसा नहीं आता है ना तो गारंटी हम दे रहे हैं, हम आपको पैसा देंगे। इससे क्या होता है कि MSMEs को लोन मिलेगा तो उसको उनको अपनी जो एक कहते हैं ना कि अपनी जो पूरा ट्रांजैक्शन है जो फंसा पड़ा है उसको एक पुश देने में उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में 2021 एंड तक गवर्नमेंट ने लगभग 2.88 लाख करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो सैंक्शन करवा दिया है ECLGS स्कीम के तहत। तो ये है प्रोविजन और ये है डेटा यहाँ पर। इसके आगे चलते हैं। बाकी वर्ल्ड पेज पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस एक न्यूज़ यहाँ पर यह है, इमरान खान पहली ऑफिशियल विजिट करेंगे रशिया की। ठीक है, अब आपको पता है रशिया, चाइना और अब पाकिस्तान, कोल्ड वॉर का टाइम हुआ करता था जिस टाइम पर हम USSR से ज़्यादा थे, अब पाकिस्तान ज़्यादा हो गया है रशिया से, हम USA और इनके साथ हो गए। ठीक है जी, बस यही था मेन तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।